हेलो गाइस, ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसकी खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और इसका उत्खनन भी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम। ये पंजाब के मोंटगोमरी जिले में है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? साहिवाल। फिर इसका 2 बार उत्खनन और हुआ, 1926 और 1946 में। 1926 में किसके द्वारा? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और 1946 में मार्टिन व्हीलर के द्वारा। यह नगर 2 भागों में विभाजित होता था। एक तो पूर्वी टीला या नगर टीला, दूसरा कौन सा था? पश्चिम टीला, जिसे दुर्ग टीला भी कहा गया था। मार्टिन व्हीलर ने दुर्ग टीले को क्या बोला? माउंट एबी बोला था। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर अपन आगे चलते हैं। देखो, ये थी रावी नदी। रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। रावी नदी के किनारे ही ये दुर्ग टीला था। यहाँ पर कुछ 12 अन्नागार मिले हैं, और यहाँ पर एक चबूतरा होता था, जहाँ पर कौन से लोग रहते थे? प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर मजदूरों के निवास स्थान बने हुए थे। रावी नदी में यहाँ पर कुछ नाव, परिवहन का साधन नाव था, तो यहाँ पर कुछ नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके मिले हैं? नाव के साक्ष्य भी मिले हैं। ये कौन सा टीला था? दुर्ग टीला था। दुर्ग टीला। फिर नीचे की साइड कौन सा टीला था? पूर्वी टीला या फिर नगर टीला। इस तरीके से था। ये बीच में चबूतरा बना होता था, और जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये है उत्तरी छोर, ये है दक्षिणी छोर, और ये कौन सा है? पूर्वी, ये पश्चिमी छोर। इसके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। ये थी मुख्य सड़क। इसका जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो पूर्व की होने के कारण इसे क्या कहा गया? पूर्वी टीला। पूर्वी टीला कहा गया, या फिर नगर टीला भी कहा गया। ये जो सड़कें हैं ये समकोण पद्धति पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति भी कहते हैं, या फिर ग्रिड पैटर्न कहते हैं, या फिर मेष पद्धति कहते हैं। इसके दक्षिण में यहाँ पर कुछ कब्रिस्तान मिले हैं, जिसमें क्षैतिज रूप में मानव को दफनाया जाता था। कौन से कब्रिस्तान है जिसका नाम क्या है? R37 कब्रिस्तान मिले हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये क्षैतिज रूप में न दफनाकर इसे एच आकार में दफनाने लगे, जिसे क्या बोलते हैं? एच कब्रिस्तान। एच कब्रिस्तान पर ही अपन ने क्या पढ़ा कि जो सिंधु लिपि है वह, उसका जो अंकन है वो कौन से पर मिला? एच कब्रिस्तान पर। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर नाव के साक्ष्य मिले हैं, और इसके ऊपर चबूतरे पर महिलाएं क्या करती थी? धान कूटने का काम करती थी। तो यहाँ पर कुछ अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया कि जो सड़कें वो कौन से पद्धति पर काटती थी? ऑक्सफोर्ड या फिर सर्कस पद्धति बोलते, जिसे ग्रिड पैटर्न भी बोलते, या फिर मेष पद्धति। सड़कें इस तरीके से समकोण पर काटती थी, समकोण पर 90 डिग्री पर। फिर गेहूं और जौ के जो प्रथम साक्ष्य वो भी कहाँ से मिले? हड़प्पा सभ्यता से। गेहूं का पूछे चाहे जौ का, इन दोनों के प्रथम साक्ष्य तो कहाँ से हैं? हड़प्पा से। लेकिन उत्तम किस्म का जौ वो कहाँ से मिला है? उसके जो साक्ष्य वो हमें बनावले से प्राप्त होते हैं। मकानों के दरवाजे एक दूसरे के सामने गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य सड़क पर। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। बाकी सभी स्थलों में दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इस 2 भागों में विभाजित था। अपन ने देखा दुर्ग टीला और
पूर्वी टीला जिसे नगर टीला भी बोलते हैं। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित होता था। 3 भागों में कौन सा? केवल धोलावीरा। जैसे पहला कौन सा था? नगर भाग था। दूसरा कौन सा? मध्यम। तीसरा दुर्ग। नगर भाग था, उसमें जनसामान्य जो वर्ग के लोग होते थे वो निवास करते थे। जो मध्यम था उसमें व्यापारी वर्ग के लोग काम करते थे। और दुर्ग में प्रशासनिक वर्ग के लोग निवास करते थे। तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी सभी स्थल 2 भागों में विभाजित थे। और सभी जो स्थलों के दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते थे। और लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। और गेहूँ अपन ने पढ़ा, गेहूँ और जौ के प्रथम साक्ष्य पूछे तो हड़प्पा, लेकिन उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य बनावली से मिले। फिर अपन देखते हैं हड़प्पा के अन्नागार। हड़प्पा के जो अन्नागार है जो कि कहाँ से मिले? दुर्ग टीले से मिले हैं। वो संपूर्ण सिंधु सभ्यता की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। पहली कौन सी है? जो संपूर्ण सभ्यता की पहली सबसे बड़ी इमारत है लोथल का गोदीवाड़ा। और दूसरा कौन सा है? हड़प्पा के अन्नागार। पहला कौन सा है? लोथल का गोदीवाड़ा। और दूसरा कौन सा है? हड़प्पा के अन्नागार। यह संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। फिर अपन ने देखते हैं जो सर्वाधिक अगर अभिलेख युक्त मोहरे पूछे तो क्या करना अपने को? हड़प्पा स्थल। सबसे ज़्यादा जो मोहरे हैं अभिलेख युक्त वो कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता से। सर्वाधिक अलंकृत मोहरे भी कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। लेकिन सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त या फिर अलंकृत मोहरे वो तो कहाँ से हैं? हड़प्पा से। जबकि सर्वाधिक मोहरे कहाँ से हैं? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से मिली इन मोहरों पर किसका अंकन है? एक श्रृंगी बैल या फिर हिरण का अंकन है, हाथी का अंकन है, कुबड़दार बैल का अंकन है, गेंडा का अंकन है और पशुपति नाथ का अंकन है। यदि इन मोहरों पर पूछे कि सबसे ज़्यादा किसका अंकन है, किस पशु का है, तो अपने को क्या बताना है? एक श्रृंगी पशु का। इसमें क्या है? मोहरों में वृक्ष का भी जिक्र है, वृक्ष का भी अंकन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर वृक्ष पूछे तो किसका अंकन मिलता है? पीपल के वृक्ष का अंकन मिलता है। पशु तो एक श्रृंगी बैल का मिलता है और वृक्ष में पीपल का, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिलता है। अब ये मोहरें कितने प्रकार की थी? ये मोहरें कितने थी? 3 प्रकार की आकार में मिलती थी। पहला कौन सा है? आयताकार, वर्ताकार और वर्गाकार। आयताकार मोहरें मिली हैं, कुछ वर्ताकार मोहरें भी मिले हैं और कुछ वर्गाकार मोहरें मिली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तीनों प्रकार की मोहरों में सबसे ज़्यादा कौन सी थी? वर्गाकार मोहरें सबसे ज़्यादा मिली हैं। अब इन मोहरों का निर्माण किससे होता था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इन मोहरों का निर्माण सेलखड़ी या स्टेटाइट चांदी से होता था और कैल्साइट से होता था। इन तीनों से इसका निर्माण होता था, मोहरों से, चांदी से और कैल्साइट से। इन मोहरों का जो काम है वो किस तरीके से लिया जाता था? इनका जो मुद्रा के रूप में मोहरों का काम नहीं लिया जाता था, बल्कि तावीज़ के रूप में या फिर जादू टोना, इस तरीके से इस मोहरों का काम में लिया जाता था। अब देखते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता से इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिली हैं। क्या क्या चीज़ें मिली हैं? पीतल की इक्का गाड़ी क्या मिली है? सबसे पहले गाड़ी मिली है। फिर गाड़ी नहीं तो बैल। किससे जाते थे? बैल से जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं। तो शंख से निर्मित बैल है और गाड़ी किसकी है? पीतल की। पीतल की इक्का गाड़ी है और शंख से निर्मित बैल है। इसके अलावा क्या मिला है? प्रसाधन मंजूषा। प्रसाधन मंजूषा मतलब तैयार होने का सामान। जो लेडीज़ तैयार होती थी वो प्रसाधन मंजूषा जो किसकी बनी होती थी? मिट्टी की टोकरी जैसी होती थी, जिसमें क्या क्या मिला है? एक तो कांसे का दर्पण। प्रसाधन मंजूषा जो तैयार होने के लिए होती है उसमें
वो किसकी बनी है? मिट्टी की बनी है। उसमें क्या लगा रहता था? कांसे का दर्पण लगा रहता था, जिसमें क्या मिला है? इस प्रसाधन मंजूषा में क्या मिला है? 6 लड़ियों का सोने का हार। 6 लड़ियों का सोने का हार। पारदर्शी वस्त्र पहने के मूर्ति मिली है। उसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति, जिसे क्या बोला गया? पृथ्वी देवी या फिर उर्वरा देवी। तो ये सभी चीज़ें क्या है? औरतों से संबंधित हैं, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप। एक तो पारदर्शी वस्त्र पहने महिला की मूर्ति है, इसी से आप याद रख सकते हो स्त्री के गर्भ से निकले पौधे की मरण मूर्ति, जिसे क्या बोला गया? पृथ्वी देवी या फिर उर्वरा देवी। और स्त्री को तैयार होने के लिए प्रसाधन मंजूषा चाहिएगी, जो कि इसकी बनी है? मिट्टी की बनी है। और फिर तैयार होने के लिए एक दर्पण चाहिएगा और 6 लड़ियों का सोने का हार। इसके अलावा क्या क्या मिला है? इसके अलावा मिला है स्वास्तिक। स्वास्तिक यानी साथी का अंकन, स्वास्तिक मिला है। सीपी का पैमाना, एक पैमाना मिला है सीपी से बना हुआ। फिर क्या मिला है? नरक बंद पस्तर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी बिना धड़ की पत्थर की मूर्ति मिली है, बिना धड़ की, जिसे क्या कहा गया है? नरक बंद पस्तर। एक मिला है बिना धड़ की पाषाण मूर्ति और एक ताबूत की कब्र। ये ताबूत की जो कब्र मिली है, ये एक विदेशी कब्र बताई जाती है। क्या बताई जाती है? विदेशी कब्र। अब कब्र से क्या याद रखना अपने को? मानव के साथ किस तरीके से बकरे के समाधान भी मिले, यानी मानव के साथ बकरे को भी दफनाया जाता था, उसका भी मिला है अंकन। फिर लाल और काले पत्थरों से नर्तक की प्रतिमा, एक प्रतिमा मिली है जिससे लाल और काले पत्थर की है। तो अपने को क्या क्या याद रखना है? एक तो पीतल की इक्का गाड़ी है, गाड़ी से जाना है तो गाड़ी है और एक बैल है, 2 तो ये हो गए। फिर स्त्री का अंकन है, तो स्त्री का क्या है? एक तो पारदर्शी वस्त्र पहने स्त्री है, पारदर्शी स्त्री। फिर स्त्री के गर्भ से निकले एक पौधे की मण मूर्ति, इसे क्या बोला गया? पृथ्वी देवी या फिर उर्वरा देवी। उर्वरा देवी। तैयार होने के लिए इसे क्या चाहिएगा? प्रसाधन मंजूषा, वो किससे मिलकर बना है? मिट्टी से। तैयार होने के लिए क्या चाहिएगा? कांसे का दर्पण और एक 6 लड़ियों का सोने का हार। फिर क्या है? एक स्वास्तिक का अंकन है, एक सीपी का पैमाना। फिर 3-4 क्या है? समाधान से रिलेटेड, जैसे एक बिना धड़ की पाषाण की मूर्ति, मानव के साथ बकरे का शवादान, ताबूत की कब्र जिसे क्या बताया गया? विदेशी कब्र। एक लाल पत्थर और काले पत्थर की नर्तक की प्रतिमा भी बताई गई है। ये सब चीज़ें अपने को मिली हैं। इसके अलावा क्या मिला है? तांबा गलाने की विशाल भट्टियाँ भी मिली हैं। तांबा गलाने की विशाल बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं। एक गरुड़ चित्रित मुद्रा में भी मिली है, जिसमें गरुड़ को क्या है? गरुड़ के पंजों में सर्प को लेते हुए दिखाया गया है। गरुड़ चित्रित मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिला है, जिसमें पंजों में सर्प को दिखाया गया है। एक मछुआरे का चित्र मिला है, एक मछुआरे का चित्र, गरुड़ चित्रित मुद्रा और तांबे गलाने की विशाल भट्टियाँ मिली है। ये सभी चीज़ें अपने को कहाँ से मिली है? हड़प्पा स्थल से। इसी के साथ अपन क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। कल इसी टाइम पर हम मिलेंगे और मोहनजोदड़ो के साथ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपनी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है।